हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 16 नवंबर से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी एग्ज़ाम को फोकस करते हुए हम लोग 1 नवंबर यानी आज से मैथ्स के 25 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल मिक्स फॉर्म में। यहाँ पर 25 क्वेश्चन उसी मिक्स फॉर्म में हम लोग यहाँ रखेंगे जैसा कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो लगातार 15 दिन ये सीरीज चलेगी और अगर आप लगातार 15 दिन इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो ये मेरा दावा है कि जिस दिन 16वें दिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको इसी 15 जो 25 क्वेश्चन के सेट मिलेंगे, इसी में से 90 to 95% क्वेश्चन आपके फंसे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 15 दिन लगातार इस सीरीज को फॉलो करना है और अपने टारगेट, जैसा कि आप बैनर पे देख पा रहे हो, 25 आउट 25 का टारगेट जो हमारा है उसको आप अचीव कर सकते हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है। लगातार मेहनत और लगातार इस सीरीज को फॉलो करते हुए आप इस टारगेट को जरूर अचीव कर पाओगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग सीरीज। लगातार 1 नवंबर से 15 नवंबर तक ये सीरीज आपकी चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं होना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो आज हमारा मॉडल पेपर 1 है। मैं आज आपके सामने 25 ऐसे क्वेश्चन रखने वाला हूं जो बिल्कुल एसएससी जीडी के लेवल को फॉलो करेंगे। एक बात और, जिन भी स्टूडेंट्स का यूपी टेट का एग्जाम है 28 नवंबर को, वो सब भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज एसएससी जीडी और यूपी टेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यूपी टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सीरीज को फॉलो करेंगे। राइट तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। और पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के सामने रखता हूं। आपको 30 सेकेंड मैं दूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, 30 सेकेंड आपको मिलेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन को क्या अप्रोच रहने वाली है, सबसे आसान अप्रोच आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से इसका आप जवाब देंगे। पहला सवाल कह रहा है, यदि 2a = 3b तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b अपॉन a। यदि 2a = 3b है तो हमें बताना है a + b बटा a का मान। फटाफट से आंसर करेंगे। जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा। राइट, जितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, आइए, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आइए देखते हैं क्या इसकी अप्रोच रहने वाली है जल्द से जल्द। आपको दिया है 2a = 3b, तो मुझे चाहिए पहले a/b का रेशियो, a और b का रेशियो। ध्यान रखिए 2 के साथ a जुड़ा है, a हमको ऊपर चाहिए तो a के साथ जो नंबर आएगा वो नीचे जाएगा, बाकी बचा हुआ है 3, वो आ जाएगा ऊपर। राइट, अब रेशियो में जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें 3 दिख रही है और b की वैल्यू 2 दिख रही है। यहाँ से अब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 को फॉलो करते हुए हमें बताना है a + b अपॉन a का मान। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2, नीचे a की वैल्यू रख देनी है 3। तो आपका आंसर जो मिलने वाला है वो 5/3 मिलने वाला है और 5/3 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी 5/3। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, समझते हुए चलेंगे। कहीं अगर समस्या आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। चलिए, दूसरा सवाल फटाफट से पढ़िए और 30 सेकंड के अंदर आंसर करने का ट्राई करिए। सवाल क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का मतलब है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 15 दिया है। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, बस जरूरत है तो राइट अप्रोच की, जो आपको क्वेश्चन के आंसर तक ले जाएगी। चलिए, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, आइए देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। चलिए, सही, क्लियर, ओके। चलिए, आइए इसके आंसर पे चलते हैं। देखिए रेशियो दिया हुआ है नंबर्स का 3:4। ये रेशियो है, जबकि इसका HCF 15 एक रियल वैल्यू है। तो पहले हमको इसके रियल वैल्यू पे आना पड़ेगा। रियल वैल्यू बनाने के लिए इसको x के फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो मैंने पहला नंबर मान लिया 3x और दूसरा मान लिया 4x। अब इसका HCF यानी मासा हमको गिवन है,
और HCF दिया गया है 15। अगर मैं हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर्स का HCF निकालूं तो HCF होता क्या है? अगर दो नंबर का HCF लेना है तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। 3 नंबर का लेना है तो तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो दोनों में x हमको दिख रहा है, तो इसका HCF जो हमारे अकॉर्डिंग आएगा वो x आएगा और इसकी वैल्यू हमको गिवन है कितना? 15, राइट। x की वैल्यू जैसे ही 15 आएगी तो हम इन दोनों नंबर को निकाल सकते हैं। पहला नंबर मैंने मान रखा है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 गुणा 3 यानी 45। और जो सेकंड नंबर हमारा होगा ये है 4x, तो 4x का मतलब है 15 गुणा 4 और 15 चौको 60। दोनों का योगफल यानी सम पूछ रहा है और 60 और 45 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 105 आ जाएगा। और 105 हमको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके इस सवाल का जो जवाब है वो 105 जो कि पहले ऑप्शन में गिवन है। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा और आप लोग लगातार आंसर कर रहे हैं ना। ये देखकर बाकी काफी खुशी हो रही है कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, जरूरत है तो जल्द से जल्द लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को करने की, जिससे वहां पर टाइम बच पाए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड किए जा सके, राइट। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कोई समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? 3 से आरंभ होने वाले और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच अंतर बताना है। ठीक है, 30 सेकंड का मैंने टाइम आपको दे रखा है, फटाफट से आंसर करेंगे, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। जो सबसे इजीएस्ट मेथड होगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 3 से स्टार्ट होना चाहिए वो नंबर और 5 से उसकी एंडिंग होनी चाहिए यानी समाप्त होना चाहिए। और क्या करना है? मैक्सिमम लेना है और मिनिमम लेना है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। क्या ए ऑप्शन है, क्या बी ऑप्शन है, या सी ऑप्शन है, या डी ऑप्शन है? फटाफट से आंसर बताएंगे। ओके, फटाफट से आंसर करिए। चलिए आइए, टाइम हो गया है आपका यहाँ पे समाप्त और बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए 3 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए और 5 से उसकी एंडिंग होनी चाहिए। पहले मैक्सिमम बनाइए। वो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? जिसकी स्टार्टिंग 3 से हो और एंडिंग में 5 आए, यानी स्टार्टिंग में 3 और एंड में 5, ये तो फिक्स हो गया। अब इसको मैक्सिमम बनाना है तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं 2 बार 9 ले लूंगा, क्योंकि मैक्सिमम रखना है। क्या रखना है? मैक्सिमम रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या लूंगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? डबल 9। ये 4 अंक की संख्या हो गई। इसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है और इसकी एंडिंग कितने से हो रही है? 5 से। जब इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे यानी लघुत्तम संख्या, तो यहाँ भी नंबर फिक्स है। पहले स्थान पर 3 आना चाहिए और दूसरे स्थान पर कितना आना चाहिए? 5। लेकिन इसको मिनिमम रखना है, तो मिनिमम रखने के लिए इसके दोनों स्थान पे यानी सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे क्या रख देंगे? डबल 0 रख देंगे। क्लियर? तो 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है ये, जिसकी शुरुआत में 3 आएगा और लास्ट में 5 आएगा। जबकि ये वाला 4 अंकों की वो सबसे छोटी यानी लघुत्तम संख्या है, जिसकी शुरुआत में 3 आएगा और एंड में कितना आएगा? इसके 5 आएगा। क्लियर? इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो फटाफट से घटा देंगे। 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये खत्म हो जाएगा। तो इसका जो अंतर है वो 990, जो कि हमको डी ऑप्शन यानी लास्ट वाले ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 990 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज इसकी अच्छी है, ये सवाल परीक्षा में देखा जा सकता है, तो बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। कोई समस्या होती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से क्वेश्चन का और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नंबर सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल हैं वो जरूर देखने को मिलेंगे परीक्षा में, तो सिंप्लीफिकेशन के सारे सवालों को अच्छे से करके रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उसमें वो बन जाएंगे जो फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। जो जिनको सॉल्व करना होता है वो तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं और अगर फार्मूला नहीं याद होता है तब उनको सॉल्व करना काफी कठिन हो जाता है। जैसा कि ये सवाल है, अगर आपको इस फार्मूले को पता है तो इस सवाल को हम जल्दी कर सकते हैं। अदरवाइज नंबर अगर इस फार्मूले को नहीं पता रहेगा तब थोड़ी सी टिपिकल होने वाली है सिचुएशन। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। चलिए अगर मैं इसको देखूं तो आप फटाफट आंसर करते रहेंगे। अगर मैं 37 को ए मान लूं और 23 को बी मान लूं तो हम एक फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
a माइनस बी का होल स्क्वायर। 37 को मैंने एज्यूम किया है a और 23 को मैंने एज्यूम किया है b, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको मैं पूरे को सॉल्व कर दूं तो ये प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर जोड़ेगा तो 2a स्क्वायर, b स्क्वायर जोड़ेगा तो 2b स्क्वायर, यानी यहाँ से अगर मैं दो कॉमन लूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर जोड़ दूं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी यहाँ पे जोड़ा है दोनों को तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, अगर घटा दूं तो वैल्यू 4ab आती है। ये बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉल्व कर रखा है। अगर घटाएंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4ab। क्लियर। अब देखिए 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया तो 2a का मान मैंने कितना माना है, 37, तो यहाँ पर करूंगा 37 का स्क्वायर और b को मैंने माना है 23, तो 23 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे 37 का स्क्वायर निकालना है। 37 का स्क्वायर मैंने अपने क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स को बताया है कैसे निकालेंगे फटाफट से। 37 अगर निकालना है तो ये 50 के आसपास है, 50 से कितना कम है ये, तो पता चलेगा 50 से ये 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, लास्ट के दो अंक 69, एक कैरी बन जाएगा, कैरी हमेशा जुड़ेगा। 50 से 13 कम है तो मैंने बताया 50 से जितना कम होता है 25 से वही चीज घटा देते हैं, तो 50 से 13 कम है तो 25 में से 13 घटाइए आएगा 12 और एक कैरी जोड़ेंगे तो 12 एक 13। यहाँ 23 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 529। क्लियर है। अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, इसको मैं जोड़ करके गुणा करने वाला नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो फटाफट से जो बेस्ट अप्रोच होगी उसको देखेंगे। यहाँ यूनिट डिजिट 9, यहाँ यूनिट डिजिट 9, जोड़ेंगे तो 9 9 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, जब 8 आगे 2 में आके गुणा होगा तो 8 दूना 16, यानी इसका जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 6 होना चाहिए, तो मुझे 6 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि बी ऑप्शन में है, तो मैं बी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, ना कि इसको मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूं। क्लियर है। आप भी इसी अप्रोच के तहत जल्द से जल्द क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। 9 9 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना 8, इसको जोड़ने पे जो भी आएगा उसका लास्ट वाला अंक 8 होगा, और जब 8 2 में जाके गुणा होगा तो 8 का डबल 16 होगा, और 16 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, यानी इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसके लास्ट में हमको 6 मिलेगा, और 6 मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि बी ऑप्शन में है, तो मैं बी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है। आई होप ये अप्रोच आपको पसंद आई होगी। अगर ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे। क्लियर है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, a की पावर -4 प्लस a की पावर 4, नीचे है a की पावर -4 माइनस a की पावर 4 किसके बराबर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से आंसर करने का ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे, केवल आपको एलसीएम लेना है इसमें बस, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस चैप्टर में आपको परेशानी है, यदि कोई एक स्पेशल चैप्टर है जिसमें आपको परेशानी है, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो अंक गणित का कोई भी चैप्टर हो, अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो किसी दिन उस चैप्टर के ही सवाल ले लिए जाएंगे 25, और वो चैप्टर भी आपको इसी सीरीज में पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है। मेरा एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन, चाहे वो जैसे। क्लियर है। आइए सवाल के सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या बोला है, a की पावर -4 प्लस a की पावर 4 अपॉन a की पावर -4 माइनस a की पावर 4 किसके बराबर है। अब देखिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, अगर a की पावर -x कहीं लिखा हुआ है तो अगर इस माइनस को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये जो पावर माइनस में है ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी। क्लियर है। आई होप ये आपको पता होगा। चलिए उसी के तहत इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर 4 पहले लिख दूंगा, a की पावर -4 है तो इसको 1 अपॉन a की पावर 4 लिख सकते हैं।
क्लियर है। इसी तरह इसको ये a की पावर -4 है तो ये कितना बन जाएगा, नीचे जाएगा तो a की पावर 1/4 और ये -a की पावर 4 जैसा है वैसे लिख देना है। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम ले लेना है बस। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा, a की पावर 4। a की पावर 4 में a की पावर 4 का जब गुणा होगा तो आपको ये बातें पता होंगी कि अगर बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है। ठीक है। अगर आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 4 ये 4 ये तो 4 4 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, a की पावर 8। a की पावर 4 में a की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग 1 आ जाएगा और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू ये आई है, नीचे वाले पार्ट की वैल्यू देखते हैं। नीचे वाले पार्ट भी कितना आएगा भाई, a की पावर 4। a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और यहाँ a की पावर 4 में a की पावर 4 से गुणा होगा तो फिर से गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और a की पावर 4 से a की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ऑप्शन को देखते हुए 1 प्लस a की पावर 8, नीचे आ रहा है 1 माइनस a की पावर 8 जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है 1 प्लस a की पावर 8 अपॉन 1 माइनस a की पावर 8। पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, कुछ खास नहीं था। दो रूल पता होने चाहिए कि अगर आधार बराबर है यानी बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर्स ऐड हो जाती हैं, और एक ये पता होना चाहिए कि अगर पावर हमारी निगेटिव है तो अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो उस पावर को आप सीधे नीचे ले लेंगे तो वो माइनस से प्लस में बन जाएगी, या प्लस में है तो माइनस में बन जाएगी। क्लियर है। उसी दोनों को फॉलो करते हुए इस सवाल का आंसर ये आ रहा है जो कि हमको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। फटाफट से बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। कह रहा है दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतया विभाजित है। दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतया विभाजित है। डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लासरूम में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर भी करेंगे आप। 30 सेकंड मैंने आपको दे रखे हैं, उसके बाद मैं इस सवाल को आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए, फटाफट से आंसर करेंगे। 30 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 30 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमको पढ़ाया नहीं गया है, ये हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमने आपको 10 और 3 या 10 का मतलब क्या है 2 और 5 और 3, इन तीनों का आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया है। मतलब कोई संख्या 30 से कब विभाजित होगी, जब वह 2 से भी विभाजित हो, 5 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 है तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो सब में 0 दिख रहा है। ठीक है, तो 5 है तो क्लियर नहीं होगा। लेकिन 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो स्पेशल रूल होता है। 3 का रूल क्या होता है, सारे नंबर्स को अलग अलग जोड़ लेंगे, अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो वो संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो सारे नंबर्स को अगर मैं अलग अलग जोड़ूं तो यहाँ पर जोड़ूंगा तो 5 2 7 7 3 10, 10 3 से नहीं कटता है, ऑप्शन खत्म। यहाँ जोड़ेंगे 7 5 12 12 1 13, 13 3 से कटता है, नहीं कटता है, ये ऑप्शन भी कट गया। यहाँ जोड़ेंगे आप 7 3 10, 10 2 12, 12 3 से कटता है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको भी जोड़िए 5 2 7 7 1 8, क्या 8 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये कट गया। अब 3 ऑप्शन कट गया तो ये बचा हुआ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर है वो है 2370, जो कि 3 से पूर्णतया विभाजित है। 5 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से भी कटेगा, 2 से कटने का नियम क्या होता है, ये लास्ट का यूनिट डिजिट चाहे 0 हो या फिर इवन नंबर हो, तो 0 दिख रहा है आपको। यानी जो 2370 है ये तीनों डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये पूरा 30 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। इस सवाल का जो आंसर था वो 3 पर ही डिपेंड कर रहा था, क्योंकि जो ऑप्शन थे वो ये स्पेशल आपको ऑप्शन दिया गया था जो 3 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो आप इसको केवल 3 से भी काट करके उत्तर कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। ठीक, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या है। फटाफट से बताएंगे, एवरेज का क्वेश्चन है। हर बार परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो फिर से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे आप। ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकंड लगने चाहिए, 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। फटाफट से आंसर करिए।
वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और तरीके यानी अप्रोच पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। प्रत्येक बच्चा अगर 2 बच्चे को भी शेयर करेगा तो हम लोग मैक्सिमम भीड़ यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे और सारे स्टूडेंट्स का भला हो पाएगा। क्लियर? आइए सवाल के सॉल्यूशन पे चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। अब देखिए औसत का एक रूल होता है कि जो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो वो 2-2 के गैप पे होती है। ठीक है, अगर मैं 4 क्रमागत सम संख्याएं मान लूं तो a+2, a+4 और a+6। क्लियर है? ये हमारे अकॉर्डिंग 4 सम संख्याएं हैं। इनका औसत आपको गिवन है 51। अब औसत होता क्या है, अगर आपको पता होगा अगर डिफरेंस हर जगह सेम है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो या सम या विषम, प्राकृतिक संख्या होगी तब भी गैप सेम होगा, बस अंतर होगा प्राकृतिक संख्या में 1-1 का गैप होता है जबकि सम और विषम में 2-2 का गैप होता है। तो ये सम संख्या है 2-2 का गैप है, लेकिन गैप कुछ भी हो बस गैप वो मेंटेन होना चाहिए यानी बराबर होना चाहिए। तो गैप बराबर है, गैप बराबर है तो उस स्थिति में जो एवरेज होता है वो होता है पहला टर्म प्लस अंतिम टर्म बटा 2 यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका औसत कितना हो जाएगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 51। हमारे अनुसार इसका औसत क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और इसकी वैल्यू दी गई है 51। फटाफट से a की वैल्यू निकालेंगे, a जोड़ेंगे 2a प्लस 6, इधर तिरछा गुणा करेंगे 51 का डबल कितना हो जाएगा 102। तो यहाँ से 2a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 96 और 2 से ये कटेगा तो a की वैल्यू 96 का आधा यानी कितनी हो जाएगी भाई 48। a की वैल्यू 48 आ गई। तीसरी संख्या पूछिए, फटाफट बताएंगे, पहली दूसरी तीसरी। 48 में अगर 4 जोड़ दूंगा तो फटाफट से उत्तर जो मिलने वाला है वो 52 मिलने वाला है जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर? 15 से 20 सेकंड के अंदर इस सवाल का उत्तर किया जा सकता है। यही अप्रोच आपको एग्जाम हॉल में भी रखनी है जिससे जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके और 25 आउट ऑफ 25 जो हमारा टारगेट उसको आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आसान सवाल था, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। 30 सेकंड आपको सारे सवालों के लिए मैंने दे रखे हैं, लेकिन आप उससे पहले भी अगर कर पा रहे हैं तो वो बेस्ट है। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो सारी संख्याएं हैं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। क्लियर? तो इनके बीच हमको अभाज्य संख्याएं देख लेनी है और फटाफट जोड़ देनी है। अगर मैं इस सवाल को करूंगा तो फटाफट से 60 और 80 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सबको देख लूंगा। 60 के बाद पहला नंबर आता है 61, अभाज्य संख्या है वो किसी से नहीं कटता है। 62 कट जाएगा, 63 कटता है, 64 कटता है, 65 कटता है, 66 कटता है। 67 जो एक संख्या है वो अभाज्य संख्या है वो किसी से नहीं कटती। 68 कट जाता है, 69 कट जाएगा क्योंकि 9, 6, 15 3 से कट रहा है। 70 कटेगा, 71 एक अभाज्य संख्या है किसी से नहीं कटती है। 72 कट जाता है, 73 एक अभाज्य संख्या है किसी से नहीं कटती है। 74 कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। 75 कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 76 कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 77 कट जाता है, 11 7 77 यानी 77 नहीं है। 78 कट जाता है, 79 इज अ प्राइम नंबर, 79 भी एक प्राइम नंबर है। तो 60 तथा 80 के बीच इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। फटाफट से इनको जोड़ करके उत्तर बताना है। 9 3 12 1 13 13 7 20 20 से 21। 21 के लास्ट में 1 आएगा, इसके आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 केवल सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? 1 केवल सी ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शन डिफर कर रहे हैं। तो लास्ट में एक जिसमें दिखेगा वही आपका आंसर होगा। बाकी चाहे तो आप इसको जोड़ सकते हैं। 9 3 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 का 1 हाथ से 2 7 2 9 9 7 16 16 7 23 23 6 29 और 29 6 35। तो जोड़ने पर भी कितना आएगा 351, लेकिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइम बचाना है। जैसे ही पता चला 9 3 12 एक सेकंड 9 3 12 9 9 1 9 3 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 लास्ट का यूनिट डिजिट 1 दिखा, तुरंत ऑप्शन में देखेंगे और ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 1 दिख रहा है। तो बस इसके आगे नहीं बढ़ना है, तुरंत इस ऑप्शन को टिक कर देना है। क्लियर? चलिए, अगर आपका 4 से 5 सेकंड भी इस सवाल में बचा होगा तो वो 4 से 5 सेकंड आपको एक सवाल की तरफ ले जा सकता है। ठीक? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल है ये भी। सिंप्लीफिकेशन के सवाल परीक्षा में 2 से 3 जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। 30 सेकंड मैंने आपको दे रखे हैं, इसके बाद मैं इसके बेस्ट अप्रोच पे बात करूंगा। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक जो फार्मूला बेस्ड होता है
फॉर्मूले सारे तैयार करके रखिएगा। बाकी 1 से 2 सवाल आपको जो रैंडम आते हैं वो देखने को मिलेंगे, वर्गमूल, घनमूल या घातों पर आधारित। क्लियर है? क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स इसका फटाफट से आंसर करके देंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए 72 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो 72 को मैं क्या लिखूंगा, 36 गुणा 2, और 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6 और 2 अंदर रह जाएगा तो ये बनेगा 6√2। ठीक, इसको 2 में नहीं तोड़ना है, इसको जितना बड़ा नंबर में आप डिवाइड करेंगे और जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है उसमें ब्रेक करना है जिससे टाइम बचे। इसी तरह 363, अब 363 अगर आपको बड़ा नंबर लग रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। 3 से काटेंगे 1 2 1 और 11 से काटूंगा 11 और 11 से काटूंगा 1, इसका पेयर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा तो ये क्या है 11√3। इस तरह 175 क्या है, 175 भी अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो तुरंत काट लीजिए। 175 के लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 पचम 25, 5 7 35 और 7 1 7, इसका पेयर बन जाएगा तो 5 बाहर और 7 हो जाएगा आपका अंदर, 5 आ जाएगा बाहर और 7 रह गया अंदर क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा है। यही कहानी नीचे भी दिख रही है, 32 दिख रहा है। 32 का मतलब क्या है, 32 का मतलब है 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आएगा और 2 अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं। इस तरह 147 है, 147 को फटाफट निकालेंगे, 7 4 11 1 12, 3 से कट रहा है, 3 4 12, 3 9 27 और 49 का मतलब 7 गुणा 7, ये पेयर बना लेगा, ये नहीं बना पाएगा तो अंदर रह जाएगा तो 7√3। इस तरह 252 लास्ट में दिख रहा है, फटाफट से इसके भी फैक्टर करेंगे, 126, फिर कटेगा ये 63, 3 से कटेगा 21, 3 से कटेगा 7 और 7 से 252 के फैक्टर करेंगे। 2 से काटा मैंने 1 और 126 आया, 100 का डबल 200 और 26 का डबल 52। 2 से फिर काटेंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 से काटूंगा 21 बार, 3 से काटूंगा 7 बार और 7 से काटूंगा 1 बार। पेयर बनाऊंगा तो 2 का पेयर मेंटेन है, 3 का पेयर मेंटेन है, लेकिन 7 अकेला है तो इसका पेयर नहीं बनेगा। 2 बाहर आया 3 बाहर आया, यानी 3 दूना 6 बाहर आया और 7 अंदर रह जाएगा तो ये कितना आया 6√7। फटाफट से इसका फैक्टर कर लेंगे। आप देखिए √2 से √2 कट रहा है, √3 से √3 कट रहा है और √7 से √7 कट रहा है, इसका काम खत्म। 6 यहाँ दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है, खत्म। ऊपर आ रहा है 11 5 55 और नीचे आ रहा है 7 4 28, तो 55/28 आपका सही जवाब है क्योंकि पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? इस सवाल का जो जवाब होगा 55/28। अच्छा सवाल है, फटाफट से जो फैक्टर करेगा वही जल्दी कर पाएगा, अदरवाइज आप इसमें फंस जाएंगे। अगर आप इसको 2 से काटना शुरू करेंगे तो ये आपका टाइम वेस्ट कर देगा। क्लियर? 72 को मैंने 36 गुणा 2 लिखा, 36 का वर्गमूल 6, 2 अंदर। 363 को मैंने यहाँ काटा तो 11 का पेयर मेंटेन हो रहा था, 11 बाहर 3 अंदर, 11√3। 175 को जब मैंने काटा तो 5 का पेयर बन रहा है, 7 नहीं बन रहा तो 7 अंदर और 5 बाहर। इसी तरह 32 का मतलब है 16 गुणा 2, तो 16 बाहर यानी 4 और 2 अंदर, 4√2। 147 को जब हमने काटा तो 7 का पेयर बन रहा है तो 7 बाहर और 3 अंदर, 7√3। इस तरह जब 252 को किया तो 6√7 आ गया, √7 से √7 से √7, √3 से √3 और √2 से √2 कैंसिल। 6 नीचे दिख रहा है, 6 ऊपर दिख रहा है, वो भी कैंसिल। बाकी नहीं कैंसिल हो रहा था तो आपस में मल्टीप्लाई, 11 5 55 और नीचे 7 4 28, तो 55/28 इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। फटाफट पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिख रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। लासा मासा के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक सेकंड, चलिए 10वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फटाफट से आंसर करेंगे आप इसका। क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, हमें छोटी नहीं दिया गया, छोटी आप ऐड कर लीजिए। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 37,044 यानी 37,044 से भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो। क्लियर? यानी इसमें कौन सी संख्या से डिवाइड कर दें कि बाकी बचे जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। राइट? परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बनाना है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में क्या करना है, सबसे पहले तो इसका फैक्टर करना है। आइए देख लेते हैं 37,044 के फैक्टर। यहाँ पर फैक्टर आपको करने ही पड़ेंगे। लास्ट में 4 है, 2 से काटिए, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये आ गया 18,522। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, बिल्कुल सही है। 2 9 18, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 1 2। अब देखिए लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा? फटाफट इसको अलग अलग जोड़ लीजिए। 6 1 7 2 9, 9 9 18, 18 3 से कटता है यानी 3 से जरूर कटेगा। 3 3 9, आगे भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए, 3 8 24, 3 7 21। क्लियर? 8 7 15, 3 18, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3 0, 3 2 6 और 3 9 27।
9 2 11 1 12, फिर से 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर जोड़ी 4 3 7 3 10, 10 3 से नहीं कटता है, यानी ये वैल्यू 3 से नहीं कटेगी, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अब 7 से कटेगी। 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 9 7। क्योंकि पूर्ण घन बनाना है यानी परफेक्ट क्यूब रूट बनाना है तो क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 अपनी जगह पे मेंटेन है और 7 भी अपनी जगह पे मेंटेन है क्योंकि इसका 3 3 का पेयर बन रहा है। जबकि अगर 2 की बात करूं तो यहाँ पर 2 ही 2 दिख रहे हैं, 2 टाइम्स ही आया हुआ है, 2 ही बार आया हुआ है। जबकि क्यूब रूट बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 बार वैल्यू होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है किस संख्या का भाग करें, तो अगर ये संख्या यहाँ पर ना हो, ये संख्या यहाँ पर ना हो तो ये परफेक्ट क्यूब आपका बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो पूर्ण घन है क्योंकि क्यूब रूट बना रहे हैं, इनका पेयर बन रहा है 3 3 का, लेकिन ये दो जो है ये फंसा रहे हैं वैल्यू को क्योंकि ये अकेला है जबकि यहाँ पर 1 2 की कमी है। तो पूछ रहा है कि इस संख्या का भाग किया जाए। भाग करने का मतलब है इस संख्या को हटाना है, तो भाग कितने का करेंगे, 2 और 2 यानी 2 दूना 4 का अगर मैं यहाँ पे भाग कर दूं तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यहीं पे एक सवाल और भी बन सकता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें इसका गुणा करने पर, यही भाग जो है यहाँ पे अभी गुणा करने का अगर क्वेश्चन आया होता तो गुणा करने में हमें 1 2 की और आवश्यकता पड़ती, तो उस स्थिति में इसका जवाब 2 हो जाता। लेकिन भाग करने में वैल्यू हटानी है, तो अगर ये दोनों 2 ना होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, ये दोनों 2 ना होता मतलब ये 2 दूना 4 अगर ना होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी इस सवाल का जो जवाब होगा वो 4 होगा। 2 कब होगा, जब यहीं पे भाग की जगह पे हमसे गुणा पूछ लेता तो 2 उत्तर हो जाता। ठीक है, क्यों उस स्थिति में गुणा में हमको वैल्यू लानी होती है जबकि भाग करने में वैल्यू हटानी होती है। तो गुणा करने में हमें अगर 1 2 और मिल जाता तो ये भी परफेक्ट क्यूब बन जाता, लेकिन भाग पूछा है तो वैल्यू हटानी है, तो हटाना क्या पड़ेगा, 2 और 2 यानी 2 दूना 4। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। जल्दी जल्दी में आपसे 2 उत्तर लग सकता है, तो लैंग्वेज को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ भाग करना है, भाग का मतलब होता है वैल्यू हटानी है, गुणा करना होता तो वैल्यू लानी होती। ठीक है, तो 2 और 4 में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस सवाल की लैंग्वेज को और इस सवाल के अप्रोच को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़ करके तब आंसर करना है। ठीक है, आते हुए सवाल परीक्षा में गलत ना होने पाए। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा और सॉल्यूशन देखते हुए चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अप्रोच अच्छी लग रही होगी, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो को शेयर करेगा उसी को समझ में आएगा और उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ईमानदारी से सारे लोग वीडियो को शेयर करेंगे। अगर प्रत्येक बच्चा 2 बच्चों को ऐड करेगा तो हम लोग मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच बना पाएंगे, और जो ये उद्देश्य है फ्री एजुकेशन का, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्या कह रहा है, ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बहुत हलवा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आई होप इसका आप आंसर 10 सेकंड में दे पाओगे। फटाफट से आंसर करो, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जितनी जल्दी आंसर कर पाए उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्लियर है, जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए उतना ज्यादा, बट एक्यूरेसी को जरूर ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि अब की बार परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी आ चुकी है, तो गलती से भी गलती ना होने पाए। ठीक है, स्पीड तो होनी चाहिए बट एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, सवाल गलत ना होने पाए। चलिए आई होप आंसर कर लिया होगा आपने। ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। बहुत सारे इसके तरीके हैं, मैंने आपको बता रखा है। अगर एक तरफ से आपको रिलेशन दिया हो और दूसरी तरफ से रिलेशन पूछा हो तो आप चाहें तो इस फार्मूले का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, अगर फार्मूले से ही करना है तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। एक्स क्या है, एक्स है आपका परसेंटेज चेंज। वैल्यू अगर वृद्धि होगी तो प्लस रखना है और कमी होगी तो माइनस रखना है। केवल पहली लाइन पढ़ना है। ए 15 से बी से 15% अधिक है तो 100 गुणा एक्स की वैल्यू 15 अधिक है मतलब ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस करो, 100 में 15 जोड़ लीजिए 115। फटाफट काट दीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 5 दूना 10, 5 से 3 बार 23 बार। 100 को 3 से फटाफट गुणा करेंगे 300/23% और भाग करेंगे 23 से 23, 7 बचा 70 और 23 69,
जैसे ही 13 दिखेगा फटाफट से 13 वाला आंसर मार्क कर देना है। आगे क्या आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें परीक्षा में सटीक आंसर करना है। सटीक आंसर करते हुए जब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मेरा 13 दिखा, 13 पूर्णांक है, 13 जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही वाला आंसर होगा और 13 मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है तो सी ऑप्शन में मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। आगे क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। यदि 13 से जुड़े हुए 2 ऑप्शन होते तब मैं आगे और इसको सॉल्व करता। ठीक है, आगे इसको हल करना चाहे तो कर सकते हैं। 23 से 23, 7 बचा 70, 23 या 69 दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे और 23 चौका 92 तो 13.04% के आसपास आएगा जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। लेकिन उतना करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि उधर आपका 2 से 3 सेकंड खराब हो जाएगा और एक सेकंड की वैल्यू है एग्जाम में। क्लियर है, एक सेकंड बचाना है, तभी अगर एक सेकंड आप 10 क्वेश्चन बचाएंगे तो आप 10 सेकंड में एक सवाल बिल्कुल हल कर पाएंगे। क्लियर है, तो समय को बचाना है। फटाफट से इसका आंसर हमने कर लिया 13.04। चलिए आसान सवाल है, बाकी और भी सारे तरीके हैं लेकिन यहाँ पे सारे तरीके डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बेस्ट अप्रोच हो वही देखनी है। चलिए आइए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। फटाफट से आंसर करिए। फटाफट से आंसर करिए। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं। मुझे आय दिख रहा है, मुझे व्यय दिख रहा है और मुझे बचत दिख रही है। क्लियर है बात। आय व्यय और बचत में क्या संबंध होता है तो आपको पता होना चाहिए। जब आय में से व्यय घटता है तब मिलती है क्या, तब क्या मिलता है आपको, बचत। क्लियर है, आय का मतलब है जितना आप कमाते हो, आपकी इनकम। व्यय का मतलब क्या है, खर्च, कितना खर्च करते हो यानी एक्सपेंडिचर। और बचत का मतलब है कितना आप बचाते हो यानी आपकी सेविंग। तो आय में से खर्च यानी व्यय घटा दूंगा तो मिल जाएगा बचत। क्लियर है। अब आय का 80% क्या कर दे रहा है, व्यय कर दे रहा है। क्या मतलब है इसका, अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 का 80% यानी 80 व्यय कर देता है तो बचाएगा कितना भाई, 20 बचाएगा। क्लियर, परसेंट का सवाल है तो 100 से डील करना है, ये बिल्कुल फिक्स है क्योंकि 100 ही सबसे आसान अप्रोच है। क्लियर है, 100 का 80% व्यय कर दिया यानी 100 में से 80 कम कर दिया तो बचा कितना, 20। आगे क्या बोल रहा है, उसकी आय में 25% की वृद्धि। आय पहले कितनी थी, 100, अभी 25% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125। ध्यान रखिए जब हम 100 कोई चीज मानते हैं तो उसका परसेंट सीधे काम करता है, चाहे वो घटे चाहे वो बढ़े। डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल 100 के ही केस में। क्लियर, तो 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया। आगे कह रहे हैं उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले व्यय कितना था, 80, अब 10% और बढ़ जाएगा तो 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है, तो 80 में 8 और बढ़ जाएगा तो अब नया व्यय कितना हो जाएगा, 88। क्लियर, 80% यानी 80 रुपए पहले व्यय कर रहा था, अब 10% और अधिक व्यय करेगा तो 80 का 10% आप निकाल पा रहे होंगे। 80 गुणा 10 बटा 100, 0 0 कटेगा तो आएगा 8, 80 में 8 और बढ़ गया तो अब नया व्यय कितना हो गया, 88। यानी अब 125 कमा रहा है और 88 खर्च कर दे रहा है तो बचेगा कितना, घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचेगा 11 में से 8 गया 3, तो जो नया बचत आ गया वो कितना आ गया आपका, 37 आ गया। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए, 15 में से 8 गया 7 और 11 में से 8 गया 3, बिल्कुल सही है। अब देखना है बचत में कितने % की वृद्धि हुई। पहले कितनी बचत थी, 20, अभी कितनी बचत हो गई, 37। नंबर में कितना बढ़ा भाई, 17, नंबर में कितना बढ़ा, 17, लेकिन हमें परसेंट में बताना है तो नंबर में जितना बढ़ा वो ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, पुरानी। जब भी तुलना करनी होती है परसेंटेज में तो हमेशा तुलना करनी होती है तो आपको वैल्यू या तो पुरानी वाली रखनी है या फिर जिसके साथ से या का लगा हो। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको कि जिसके साथ से या का लगा होता है उसी से हमेशा कंपैरिजन होता है, वही वैल्यू हमेशा नीचे रखी जाती है या पुरानी वाली रखी जाती है। तो यहाँ पे पुरानी वाली कितनी है, 20, और परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा, 20 पंचे 100 और 17 पंचे कितना हो जाएगा, 85। तो 85% आपका बिल्कुल सही जवाब है जो कि लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपसे पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बचत में 85% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, आई होप आपने इस सवाल को भी कर लिया होगा। कोई डाउट होगा तो आप देख लीजिए, सॉल्यूशन देखिए फटाफट से और स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही शानदार और बहुत ही हलवा सवाल है, फटाफट आप करेंगे, 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अगर इससे ज्यादा आपको टाइम लग रहा है तो इट मीन्स कि अभी आपको और तैयारी की आवश्यकता है, और तैयारी आप करिए और सवालों पर प्रैक्टिस बनाइए। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करते चलिए फटाफट से, आपके कमेंट ही बताएंगे कि आपकी कितनी तैयारी मजबूत है। चलो वेरी नाइस, आइए बढ़ते हैं। 25% की हानि फ्रैक्शन वैल्यू पे काम कर सकते हैं हम। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 25% की हानि पर बेच रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब आपको देखिए, जब भी परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आपको नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी एज्यूम करनी है, ठीक, सीपी मान लेनी है। यानी 4 रुपए, अगर 4 रुपए में मैंने खरीदा है तो मुझे हो रहा है 1 रुपए का घाटा, क्योंकि हानि में बेच रहे हैं तो बेचेंगे कितने में, 3। क्लियर। 25% का लॉस हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 यानी 1/4। 1/4 में जो नीचे वाली वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस अज्यूम करना है, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर 4 है तो उस पर 1 रुपए का घाटा, तो वस्तु कितने में बिकेगी हमारे अकॉर्डिंग, 3। क्लियर है। अब आपको किसकी वैल्यू दी गई है, रियल, देख लीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है और 8400 में बेचा जाता है। बेचे जाने वाला होता है सेलिंग प्राइस। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 8400। फटाफट यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 3 दूना 6, 3 8 24, 2800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2800। पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमारे अकॉर्डिंग वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट 2800 है तो क्या 4 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, फटाफट से निकालोगे। लास्ट में 2 जीरो है तो वो बना रहेगा, 4 8 32 के 2 हासिल 3, और 4 दूना 8 8 3 11। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11200, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन आपको टिक कर देना है। क्लियर। बताइए कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, ठीक। अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू पे कमांड है तो आप इस सवाल को 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी बनेगी। सीपी हो गया 4, तो 1 का घाटा, तो वस्तु कितने में बिकेगी, 3 में। अब जिसकी वैल्यू दी गई है उससे कंपैरिजन आपको दिया गया है वस्तु में, जो रियल वैल्यू दी गई है वो एसपी की दी गई है। हमारे अकॉर्डिंग एसपी है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 8400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2800, तो 4 यूनिट वैल्यू हमारी है सीपी यानी क्रय मूल्य की। तो उसको जब सॉल्व कर दिया तो कितना गया, 11200, जो कि तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछेगा, फटाफट से आपको उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देख पा रहे होंगे आप लोग, 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का परसेंट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या कि ये जो सेशन होगा 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये एसएससी जीडी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही साथ जिन भी स्टूडेंट्स का यूपी टेट का एग्जाम है 28 नवंबर को, वो भी इस सीरीज को फॉलो करेंगे। जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ठीक है। तो आप भी इस सीरीज को जरूर फॉलो करेंगे। आपके और एसएससी जीडी के लेवल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का लेवल। तो फटाफट से आप भी इस 25 क्वेश्चन को आप बनाएंगे। फटाफट से वीडियो को पॉज करोगे, बनाओगे, आ गया है तो आंसर टिक करोगे, फटाफट से आंसर चेक करोगे, नहीं आया है तो वीडियो में सॉल्यूशन को देखोगे। क्लियर है। आइए सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। 25 कुर्सियों का लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है भाई, एसपी। जैसा कह रहा है वैसा लिख दीजिए। 25 का लागत मूल्य यानी 25 का सीपी किसके बराबर है भाई, 30 के विक्रय मूल्य यानी 30 के एसपी के बराबर है। फटाफट से सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे। 5 से कट रहा है, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार। सीपी बटा एसपी का रेशियो, सीपी के साथ 5 है तो वो कहां जाएगा, दूसरी तरफ नीचे जाएगा, और बाकी वैल्यू ऊपर जाएगी। क्लियर है। अब जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू। 6 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं तो पहली बात हो रहा है लॉस यानी घाटा, कितने का, 1 का, और वही कह रहा है लॉस यानी हानि प्रतिशत बताइए।
तो नंबर में हानि जितने की वो ऊपर, नीचे हमेशा रखना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 6, 1/6 गुणा 100, और 1/6 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये किसकी वैल्यू होती है, तो आपको रटाया गया है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है? चाहे 100 को आप 6 से भाग कर देंगे तब भी 16 सही 2/3 आ जाएगा, या फिर 1/6 कहीं भी फ्रैक्शन में दिखेगा तो उसकी परसेंटेज वैल्यू मैंने क्लासरूम में विधिवत रटाई हुई है, 16 सही 2/3% होती है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एसएससी जीडी एज वेल एज फॉर टेट। ठीक है, तो दोनों लोग फटाफट से इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे और लगातार 15 दिन, ठीक है, उसके बाद 16वें दिन से हम लोग एग्जाम का एनालिसिस करेंगे कि क्या जो 15 दिन में हमने पढ़ाया क्या वहां से सवाल आया या नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल आएगा, गारंटी है। 95% क्वेश्चन इस 15 दिन के सीरीज से आपको मिल जाएंगे अगर आप लगातार कंटिन्यू इस 15 दिन के सीरीज को फॉलो करेंगे तो। क्लियर? चलिए, सॉल्यूशन हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल आपको दिख रहा है, क्या बोला है, 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा कर देंगे। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, अगर आप इसकी लैंग्वेज को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इस सवाल को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, फंस जाएंगे आप। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में गलती ना होने पाए। क्या बोल रहा है, 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा कर देंगे। बचा हुआ काम नहीं करना है, काम वही करना है, बस अब व्यक्तियों की संख्या कम कर दी गई है, सॉरी व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है और दिन आपको कितने दे दिए हैं 5। ठीक है, पहले 7 दिन थे अब 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन थे तो जितने लग रहे थे, अब दिन कम करोगे तो व्यक्तियों की संख्या आपको बढ़ानी होगी। क्लियर है? चलिए, 15 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तो आपको M1D1 का फार्मूला बताया गया है, आपको मैंने वहां बताया था कि जो कार्य होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। फार्मूले की अगर बात करूं तो ये फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। M क्या है, आदमियों की संख्या, D क्या है, डेज दिनों की संख्या, H क्या है, आवर्स घंटों की संख्या, और W क्या है, काम। क्लियर है? काम हमेशा नीचे होता है, इस बात को गांठ बांध कर रखिएगा। क्लियर है? भूल लेना पाए, ये याद रहना चाहिए, जो वर्क होता है वो हमेशा कहां रखा जाएगा, नीचे। चलिए, 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 15 व्यक्ति M1 की वैल्यू हो गई। दिन कितने ले रहे हैं, 7 दिन। चलिए 7 दिन, काम कितना कर रहे हैं, 1/3 भाग। ठीक, 1/3। मैंने आपको बताया बटे का बटा कहीं भी दिखे तो नंबर कर देना है ऊपर, तो ये नंबर कितना आया 3 गुणा 15 गुणा 7। क्लियर है? आप कह रहे हैं कि वही काम, ध्यान से देखिएगा, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, नहीं उत्तर गलत हो जाएगा। आपको लगेगा इधर 1/3 हो गया तो अब शेष काम पूछ रहा है तो 2/3 कर देंगे, नहीं, शेष काम नहीं पूछा है, काम वही रहना चाहिए, बिल्कुल सेम वर्क करना है, वही काम। अब कह रहा वही काम लेकिन कितने दिन में पूरा करना है, 5 दिन में पूरा करना है, तो कितने व्यक्ति लगेंगे, तो M2 करना है और M2 निकालना है आपको, और 5 दिन में इसको पूरा कर देना है। तो आप देखिए कितना उत्तर निकल के आएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 9 7 63। तो अब कितने व्यक्ति लगेंगे भाई, 63 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर? डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। ठीक है, 15 व्यक्ति काम कर रहे थे 1/3 भाग 7 दिन में, तो अब उसी काम को अगर 5 दिनों में पूरा करना है तो कितने व्यक्ति लगेंगे भाई, 63 व्यक्ति लगेंगे। क्लियर है? चलिए, फटाफट से आंसर नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कोई समस्या होती है, कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप अपने सुझाव दे सकते हैं, उसका स्वागत है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत ही जबरदस्त सवाल ये भी है, बिल्कुल रिपीट होने के पूरे चांस है। मिश्रण से सवाल जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप इसको मिश्रण का सवाल कह लीजिए, चाहे आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुल मिला के आंसर आप करके दिखाइए बस। बढ़िया सवाल है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, एसएससी जीडी और एसएससी टेट दोनों के लिए। क्या बोल रहा है, 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। पहले जो अनुपात था मिल्क और वाटर का वो कितना था भाई, 7:2। कह रहा है कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 है। एक और मिक्सचर है हमारे पास जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:3। इसको प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा होगी। क्या मिला रहे हो, पानी।
मैंने आपको कई बार समझाया है कि इस तरह के सवालों में जब 2 बार रेशियो दिया जाए तो क्या करना है। सबसे बेस्ट तरीका जो है, जो भी मिलाओगे या जो भी निकालोगे उसकी मात्रा को छोड़ करके बगल वाले की मात्रा को सेम कर देना है, क्योंकि जिसमें मिला रहे हैं जिसमें निकाल रहे हैं उसमें तो चेंज आएगा ही, बाकी जो बचेगा वो बराबर होना चाहिए। क्या मिला रहे हैं हम लोग, पानी मिला रहे हैं तो पानी में तो चेंज आएगा, लेकिन दूध की मात्रा बराबर करनी है। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि दूध यहाँ पहले से ही बराबर है, दूध की क्वांटिटी दोनों में इक्वल है, यहाँ भी 7 यूनिट है और यहाँ भी 7 यूनिट है, तो आप बच गए एक स्टेप सॉल्यूशन से। अगर ये बराबर ना होता तो हमको इसे बराबर करना पड़ता। क्लियर है, बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि बराबर है तो अब हमको देखना है ये जो ऊपर वाला रेशियो दिया होता है इसको बोलते हैं मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। क्या बोलते हैं भाई, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, जो कि हमारे अनुसार कितनी है। अगर 7 यूनिट दूध है, 2 यूनिट पानी है, तो मिश्रण कितने का हुआ पूरा, 7 2 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 729। ठीक, 9 यूनिट हमारे अनुसार प्रश्न में दिया है 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। आपसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, पानी पहले 2 यूनिट था, अभी कितना हो गया 3 यूनिट, तो पानी कितना मिलाया हमने, 1 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 81, तो 81 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, अनुपात को 7:2 से 7:3 करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाने की आवश्यकता है, 81 लीटर पानी मिलाने की आवश्यकता है। ये बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, जो कि लिमिटेड टाइम और जल्द से जल्द आंसर तक आपको पहुंचा देगा। क्लियर है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, फटाफट से आंसर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। क्या बोल रहा है, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 2 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अच्छा सवाल है, बहुत ही सरल, बहुत ही हलवा, लेकिन बहुत ही जानदार, बिल्कुल रिपीट हो जाएगा आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में। फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग, सभी लोगों के आंसर चाहिए। फटाफट से आंसर करेंगे, 5 सेकंड का सवाल है बस ये, इससे ज्यादा आंसर नहीं लगना चाहिए। एक दूसरे से कितनी दूर पर होंगे, दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप देखिए, आपको पता होना चाहिए, अगर 2 लोग हैं, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो अगर ये चाल S1 है ये S2 है, तो विपरीत दिशा में हमेशा चाल जुड़ जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में होते तो सेम डायरेक्शन में हमेशा चाल घट जाती है। ठीक है, अगर समान दिशा में जा रहे होंगे तो चाल घटेगी, और विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल हमेशा जुड़ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कहाँ पर जाना है, विपरीत दिशा में, तो चाल जुड़ेगी। एक की चाल है 2, एक की चाल है 3, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। क्लियर है, टाइम कितना दिया है 2 घंटे, तो 2 घंटे बाद दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है। कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड बस। इस सवाल के लिए तो आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं, मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे पेन चला रहा हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन भी नहीं चलाना है। विपरीत दिशा में जा रहा है, 2 3 3 2 5, और 5 2 10 किलोमीटर। आंसर लगा के बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल भी स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है, जिसको आप ट्रेन के नाम से जानते हो। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्द से जल्द क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। चाल कुछ भी हो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये तो मुझे पता है। क्लियर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय है। अब जो रेलगाड़ी है वो किसको क्रॉस कर रही है, पुल को। तो रेलगाड़ी के 2 नियम होते हैं, वो नियम मैं बोल रहा हूँ, फटाफट से आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, एक बार में ना लिख पाए तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप सुन के लिख सकते हैं। देखिए, रेलगाड़ी के 2 नियम होते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है तो चली गई दूरी केवल ट्रेन की लंबाई के ही बराबर होती है, क्योंकि ट्रेन लंबा होता है, जबकि खंभे की बात करें या व्यक्ति की बात करें तो ट्रेन के कंपैरिजन में उसकी लंबाई ना के बराबर होती है। ठीक है, तो जब भी ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा या खंभे को पार करेगा तो चली गई दूरी में केवल ट्रेन की लंबाई ही लेनी है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल जो कि यहाँ से आपको रिलेट कर रहा है, जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी सुरंग को
या किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी अपने ही समान दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो उस स्थिति में दोनों क्योंकि लंबे होंगे तो दोनों की लंबाइयां आपको जोड़ देनी है। क्लियर? ये दोनों रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रेलगाड़ी पुल को पार रही है, वो पार को कर रही है, तो जैसा रेलगाड़ी होता है वैसा लंबा पुल भी होता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की जो लेंथ होगी वो हमको ऐड कर देनी है। क्लियर है? एक है 350, एक है 250, ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 600। ध्यान रखिएगा ये मीटर में है। क्लियर? और ये समय कितना दिया है सेकंड में। तो ये जो उत्तर हमारा निकल के आएगा वो किस में आएगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन इसको जो आंसर अगर आप ध्यान से देखें तो किलोमीटर में चाल चाहिए, यहाँ चाल किलोमीटर में लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किलोमीटर क्योंकि बड़ी संख्या है, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर छोटा वाला नीचे। ये मैं क्लासरूम में कई बार आपको बता चुका हूँ। फटाफट से इसको आप हल कर दीजिए। 0 0 खत्म, 2 से काटेंगे 30 बार, 5 छक्का 30 और 18 छक्का कितना हो जाएगा 108। 108 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 108 आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो रेलगाड़ी की स्पीड होगी वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए। 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। क्योंकि रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो दोनों इस स्थिति में दोनों की लंबाई जोड़ देनी है। एक है 350, एक है 250, जोड़ा तो कितना है 600। नीचे है समय है 20 सेकंड। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उत्तर आएगा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आपको चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटे बदलते हैं तो मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे रखना है। यहीं पे अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता तो बड़े से छोटे यूनिट में जाना होता तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे कर देते। 5 और 18 दो नंबर का खेल होता है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे में। ये दोनों आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? जैसे इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलेंगे 18/5 से जब गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आ चुका है। चलिए फटाफट से बनाएंगे। आसान सवाल है, क्लास में कई बार इस तरह के सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? चलिए क्या कह रहा है? 2100 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो जाती है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% घटा दिया जाए तो ब्याज क्या है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए 2100 रुपए अगर मैं जमा कर रहा हूं तो मुझे 2 वर्ष में कितना मिल रहा है 2352। आपको पता है जो जमा करते हैं उसको बोलते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल। जो एक निश्चित समय बाद निकलता है वो है आपका मिश्र धन, इसको बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन से मूलधन को घटा दूंगा तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 252, जो कि होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है इतनी बात? जो पैसा निवेश किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल यानी मूलधन। और जो एक निश्चित समय बाद निकलता है, जो विड्रॉ करते हैं हम लोग, वो कहलाता है मिश्र धन यानी अमाउंट। जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है? चलिए अभी फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 252। मूलधन कितना था 2100। रेट मुझे निकालना पड़ेगा, टाइम दिया है 2/100। 0 0 खत्म, 21 से काटिए, 21 से करना 21, 21 दूना 42, 2 से काटेंगे 6 बार, तो यहाँ से रेट कितना निकल गया भाई 6%। जो 2100 रुपए 2352 रुपए हो जा रहा है 2 वर्षों में, वो किस रेट से हो रहा है भाई 6% के रेट से। यहाँ तक क्लियर होगा ये? चलिए आगे क्या बोल रहा है? यदि रेट को 1% घटा दिया जाए तो अब नया रेट कितना हो जाएगा भाई 6 में से 1 गया 5%। क्लियर है? रेट को 1% घटा देंगे तो ब्याज कितना मिलेगा यही निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट फिर से फार्मूला लगाओ, पैसा उतना ही जमा होगा मूलधन। अभी नई वाली दर आ गई है 5, समय उतना ही रहेगा 2 वर्ष बटा 100। 0 0 खत्म, 5 दूना 10 और 21 को 10 से गुणा कर दूंगा तो जो नया वाला ब्याज निकल के आएगा वो आ जाएगा 210 रुपए, जो कि आपको पहले ऑप्शन में गिवन है। क्लियर है? इस सवाल में आपको 30 सेकंड लगेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 2 बार क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। एक बार आपको यहाँ से रेट निकालना पड़ेगा, देन आपको रेट 1% कम करके फिर से ब्याज निकालना पड़ेगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज के केस में ब्याज हमेशा बराबर होता है। ठीक है? प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर ब्याज हमेशा इक्वल मिलता है। क्लियर? आई होप सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछेंगे। क्लियर? बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए
अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से देखेंगे और इसका उत्तर निकालेंगे। SI के बाद सीधे अगला सवाल CI का। बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, कितने समय में 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक लग रहा है, यानी जो इंटरेस्ट है वो एनुअली लग रहा है। क्लियर है? CI मैंने आपको पूरा बिना फार्मूले के पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फटाफट से आप इसका आंसर करेंगे। आई होप, मुझे सबके आंसर चाहिए यहाँ पे। चलिए, 2000 रुपए जमा कर रहे हैं, वही बात जो जमा करते हैं वो प्रिंसिपल कितना मिल रहा है, 2420 जो निकलता है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। एंड नाउ अगर इसको मैं यहां से घटा दूं तो जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 420 मिलेगा, 420। आपको बताया गया है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बार मिलता है, 3 बार। क्लियर है? अब चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 420 है, तो इस 420 को मुझे 3 बार में सेट करना है। क्लियर है? अब यही निकालना है कि 10% अगर रेट है तो वो कितने वर्ष में आपको यहाँ पे सेट होगा। 420 ब्याज है तो इसी ब्याज को सेट करना होता है। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 3 बार ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जबकि 3 वर्ष में 7 बार मिलता है। क्लियर है? चलिए, 420 अगर मैं सेट करना चाहूं तो 420 को अगर मैं यहाँ 200 और यहाँ 200 और यहाँ 20 रखूं, अभी मैं केवल देख रहा हूं क्या ये सही है। अगर यहाँ 200 यहाँ 200 यहाँ 20 रखूं तो टोटल जोड़ दूंगा तो CI कितना निकल के आ रहा है, 420। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर यहाँ पे ये जो 200 से जो 20 आता है, आपको पता है जब सेकंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर पे CI मिलता है। क्लियर है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो 200 का यदि 10% 20 होगा तो यानी ये वाली वैल्यू मेरी बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्लियर है? अब आपको देख लीजिए 10% रेट दिया हुआ है तो 200 का 10% कितना होता है भाई, बिना कोई दिक्कत के 10 दूना 20। यानी ये जो मैंने स्ट्रक्चर फिट किया है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। और ये कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, तो ऐसा कितने वर्षों में संभव हो जाएगा, 2 वर्ष में संभव हो जाएगा। बिना किसी फार्मूले के आप इस सवाल को टैकल कर सकते हो, वो भी 10 से 12 सेकंड के अंदर। ठीक, 2000 से पैसा 2420 हो रहा था, तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 420। अब 420 को मुझे सेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। अब मैं ऑप्शन को देखूंगा तो मेरा पहला दिमाग 2 वर्ष पे जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष में 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अगर 420 को मैं सेट करूं तो यहाँ मैंने 200 रखा, यहाँ 200 रखा और यहाँ पर 20 रखा। क्लियर है? कुछ मूलधन रहा होगा, वहां पर ब्याज मिलेगा। पहले तो मूलधन पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और उसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलता है। क्लियर? अब अगर 200 का 10% 20 होता है तभी ये वैल्यू फिट बैठेगी। तो हमको पता है कि 200 का 10% 20 बिल्कुल होता है। ठीक, तो ये फिट बैठ रहा है बिल्कुल। और ये कितने वर्ष पे बैठ रहा है भाई, 2 वर्ष का स्ट्रक्चर है, तो ये कितने समय में पॉसिबल है भाई, 2 वर्ष। बिना कुछ किए इस सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिध वाले एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। मेंसुरेशन के क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड आने ही आने हैं, फार्मूले सारे आप तैयार करके रखिए। अगर आपको मेंसुरेशन में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो एक दिन पूरा मेंसुरेशन ही 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपसे डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जरूरी है। ठीक है, तभी, और कम से कम जब 100 कमेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे वीडियो के नीचे, तभी मैं इस पर काम करूंगा। ठीक है, चलिए आइए सोल्यूशन पे चलते हैं। पहले 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिध वाले एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए, एक वर्ग दिया है, इसका पेरीमीटर गिवन है 44, और एक सर्कल दिया है, इसका सरकमफ्रेंस दिया है 44। अब आपको दोनों के फार्मूले पता होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो पेरीमीटर होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है 4a। ठीक, वर्ग की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो स्क्वायर होता है, उसकी चारों साइड्स जो है भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, तो उसका जो परिमाप हमारे अकॉर्डिंग होता है वो 4a होता है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 44। तो यहाँ से जो साइड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भाई, 11। क्लियर? तो जो वर्ग की भुजा आई वो कितनी आ गई, 11। सर्कल पे आई, जो सर्कल की परिधि होती है, सर्कल
सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का वो होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से इसकी रेडियस निकालेंगे हम लोग 2 पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 इंटू आर बराबर 44। 22 दूना 44, 44 से 44 खत्म, 7 जाएगा उधर तिरछा, तो रेडियस कितनी निकल के आई 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब अगर वर्ग की बात करूं तो अगर वर्ग की भुजा 11 है तो वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो 11 को 11 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 121। अब सर्कल का रेडियस अगर 7 है तो सर्कल का एरिया कितना होता है भाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई की वैल्यू और रेडियस 2 बार 7 गुणा 7 और 22 को 7 से गुणा करूंगा तो आएगा 154। अब आप खुद देखिए 121 बड़ा है या 154 बड़ा है। 121 बड़ा है या 154 बड़ा है तो आप बोलोगे 154 बड़ा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। कितना बड़ा है 154 में से 121 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है वृत्त 33 सेंटीमीटर स्क्वायर वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। सर्कल का एरिया ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो सर्कल वाले एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 33 आ रहा है। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है और कितना ज्यादा है भाई 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर परसेंटेज का सवाल है और आपको ये जो है सवाल देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए हो गया। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाता है तो शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा। परसेंटेज का भी सवाल है, मेंसुरेशन का भी सवाल है, दोनों मिक्स करके है। इसके लिए आपको जो कोण यानी शंकु होता है उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज ये सवाल आपसे छूट जाएगा। तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। शंकु का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे 1/3 और ये पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका परसेंटेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रतिशत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परसेंटेज का प्रभाव कहां पड़ेगा, रेडियस पर पड़ेगा और हाइट पर पड़ेगा। तो रेडियस कितनी बार दिख रही है 2 बार और हाइट कितनी बार दिख रही है 1 बार। तो यही जो होंगे इसी पर परसेंटेज का इफेक्ट पड़ेगा 1/3 और पाई, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू पर परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए परसेंटेज के केस में केवल। ठीक है। अब देखिए इसकी त्रिज्या को भी हमने 20% इंक्रीज किया है और ऊंचाई को भी 20% इंक्रीज किया है। अब आप देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। इसके कई सारे मेथड हैं, इसको आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, 2 बार रखेंगे फिर जो आएगा उसको तीसरे में कनेक्ट कर देंगे तब भी आंसर निकल के आएगा। लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ेगा तो भुजा कितनी हो जाएगी 6। अब आप देखिए रेडियस में 2 बार चेंज आएगा तो 5 से 6, 5 से 6 और एक बार हाइट में भी चेंज आएगा। और परसेंटेज चेंज जो हो रहा है वो 20% का ही हो रहा है दोनों में। तो 5 से 6, 5 से 6 रेडियस के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग भी कितना आएगा 5 से 6 आएगा। सबको गुणा करेंगे, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 और 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 216। यानी जो शंकु का आयतन है वो अगर पहले 125 था तो अभी बढ़ के कितना हो गया 216 हो गया। तो अगर मैं नंबर में देखूं कितने का चेंज आया तो 216 से 125 को घटाइए तो 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 2 गया 9, यानी कितने का चेंज आया भाई 91 का चेंज आया नंबर में। नंबर में कितने का चेंज आया 91 का, और परसेंट में बताना है तो नंबर ऊपर नीचे मैंने आपको बता रखा है, पुरानी वैल्यू से तुलना करनी है यानी 125 से, और परसेंट में बताना है तो 100 से गुणा। 25 से 5 बार कटेगा, 25 से कटेगा 4 बार, 5 से इसको काटिए 18 पंचे 90, 1 बचेगा दशमलव लगाइए और हो जाएगा ये 5 दूना 10, केवल गुणा कर दीजिए 4 दूना 8, लास्ट में 8 दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो बिना आगे हल किए डी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम बचाना है, बाकी हल करना है तो 4 दूना 8 और 8 चौक 72, यानी वॉल्यूम के जो कोण के वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आया तो 72.8% का चेंज आ जाएगा। क्लियर है। ये बिल्कुल बेस्ट मेथड है जो कि कम समय में उत्तर की ओर आपको ले जाएगा। ठीक है। बाकी बहुत सारे और भी तरीके हैं जो आपसे क्लास में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो बेस्ट अप्रोच है वही देनी है। और ये फ्रैक्शन मेथड होता है ये बिल्कुल बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू छोटी भी हो जाती है और उत्तर भी जल्दी आ जाता है।
ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, डिस्काउंट का सवाल है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से 2 से 3 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, अच्छे से तैयार रखिएगा। क्या बोल रहा है, 1000 रुपए पर 40% की छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% और 10% की छूट का अंतर बताना है। क्या मतलब है, 1000 रुपए अगर अंकित मूल्य है, क्योंकि छूट की बात कर रहा है तो छूट हमेशा किस पर मिलती है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे। एक बार हम दे रहे हैं 40% का डिस्काउंट, ठीक है, और एक बार 2 बार छूट दे रहे हैं 30 और 10 का। तो पूछ रहा है कि जो 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं और जो 30 और 10 का मिला के दे रहे हैं उनमें कितने का डिफरेंस है। ठीक, बहुत आसान सवाल है, जल्दी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड लेने हैं आपको। अंकित मूल्य 1000 है, अगर इस पर मैं 40% का डिस्काउंट दूंगा तो 1000 का 40% हो जाएगा 400, यानी पहली बारी जो छूट देगी 4 पर 40% की वजह से वो कितने की आएगी, 400। क्लियर है। अब दूसरी बात, 30 और 10 का क्रमानुसार, यानी एक बार में दे रहे हैं अलग अलग करके, लेकिन एक ही वैल्यू के लिए दे रहे हैं। 30 और 10 को अगर 2 बार दिया है तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो आपको पता है यहाँ पे सक्सेसिव काम कर जाता है। ठीक, तो 30 और 10 2 बार दीजिए, या एक बार में अगर इसको देना चाहे तो कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10 बटा 100, 30 10 हो जाएगा 40, और ये वैल्यू कटेगी तो 40 में से 3 गया, कितना आ जाएगा भाई, 37%। तो यहाँ से जो 30% और 10% का जो नेट डिस्काउंट आएगा वो 37% आएगा, और 1000 का 37% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 370। अब पूछ रहा है कि ये डिस्काउंट और ये डिस्काउंट में कितने का अंतर है, तो आप देख के बता सकते हैं कि कितने का अंतर है, 30 रुपए का अंतर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन हम लोग मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड लेने, 15 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में नहीं लगना चाहिए। ठीक, 1000 पे पहले 40% का डिस्काउंट दे रहा था, 1000 का 40% हो गया 400 रुपए। फिर दे रहा था 30% और 10% का, यहाँ पे 2 बार दे रहा था, तो 2 बार के लिए आपको बताया गया कि 30% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे किसी एक बट्टे के समतुल्य अगर आपको निकालने हैं तो आप इस सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 और 10 यहाँ माइनस ही हमेशा आता है, क्योंकि छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य हमेशा घटना ही है। क्लियर, इसलिए फाइनल वैल्यू में माइनस। तो ये आया जब इक्विवेलेंट, इसका नेट डिस्काउंट कितना है, 37%। तो 1000 पे 37% निकालेंगे तो 370 आ जाएगा। पहली छूट 400 की, दूसरी छूट 370 की, तो दोनों में कितने का डिफरेंस भाई, 30 रुपए का डिफरेंस, और 30 रुपए सी ऑप्शन पे गिवन है। क्लियर, आई होप आसान सवाल है, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और 24वां सवाल है। इसके बाद एक सवाल आपके पास और होगा, और आप इसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद आप बताएंगे कि आपको इस 25 सवाल करने में कितना समय लगा है। ठीक, ईमानदारी से सब लोग बताएंगे कितना टाइम लगा हुआ है। चल, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, 40% तथा 30% की 2 क्रमांक छूट किस एक छूट के बराबर है। जो अभी हमने वहां कॉर्नर पे किया था वही सवाल आपको दिख रहा है, तो आप में आपको सक्सेसिव यहाँ लगा सकते हैं। 5 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा का नहीं। पहली छूट है 40%, दूसरी है 30, यहाँ रखेंगे 40, यहाँ रखेंगे 30, यहाँ दोनों का गुणनफल और नीचे 100, 40 30 जोड़ोगे 70, 0 0 कट जाएगा, 4 3 12, और 70 में से 12 घटेगा तो कितना निकल के आएगा, 58, और 58 आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, इससे ज्यादा इसके लिए आपको समय नहीं देना। ठीक है, और इस तरह के सवाल परीक्षा में पक्का देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एसएससी का बिल्कुल फेवरेट सवाल है। जो क्रमागत छूट का सवाल होता है वो एसएससी हर बार पूछता है, छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस दोनों छूट का गुणनफल बटा 100 कर देंगे तो आ जाएगा 58%। क्लियर है, आसान सवाल है। बढ़ेंगे आज के अंतिम सवाल की तरफ, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अंतिम सवाल आज की वीडियो का। बढ़िया सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है, फटाफट से आंसर करेंगे। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे सकता हूं, 30 सेकंड में आपको इसका उत्तर करना है। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का भागफल करिए 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें क्षेत्रफल ये गलत लिखा हुआ है, क्षेत्रफल नहीं है शेषफल है, यहाँ शेषफल होना चाहिए। यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। इसके लिए आपको भाज्य, भाजक और भागफल में और शेषफल में जो संबंध होता है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है, ये इन चारों में संबंध होता है, ये संबंध आपको पता होना चाहिए। ये सवाल भी रिपीट होता है, कई सारी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, तो फिर से रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसको ध्यान से समझिएगा।
अब देखिए इस सवाल में जब रिलेशन दिया जाता है भाज्य का भाजक से, भाजक का भागफल से, भागफल का शेषफल से, तो हमेशा पीछे से रिलेशन बनाएंगे। यानी सबसे पहले मैं शेष ढूंढूंगा, तो मुझे शेष की आपको ध्यान से देखें तो रियल वैल्यू दी गई है। शेषफल कितना दिया है भाई 36, तो शेषफल की जगह पे क्या पुट कर देना है 36। क्लियर। अब देखिए आपको शेषफल को भाजक के साथ क्या संबंध है और शेषफल का भागफल के साथ क्या संबंध है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का तो 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। शेषफल की वैल्यू पता है तो अब शेषफल से ही रिलेट करेंगे भाजक को। भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, और अगर शेषफल 36 है, शेषफल यदि 36 है तो 36 का 5 गुना भाजक है, और 36 का 5 गुना होता कितना 180। यानी भाजक कितना निकल गया 180। अब भाजक आ गया तो भाजक से संबंधित है भागफल। अब आप ध्यान से पढ़िए, भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है। यानी भागफल जहां जितना यहाँ रखा जाएगा उसका 12 गुना 180 होना चाहिए। तो ये सब वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए कि 15 का 12 गुना होता है 180। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रख देंगे 15। अब आप ध्यान से देखिए सारी वैल्यू क्या सेट हो रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। शेषफल गिवन है 36, 36 यहाँ रख दिया। ये जो 36 है ये 5 गुना है भाजक का। जो भाजक है वो क्या है 5 गुना है शेषफल का। तो शेषफल 36 है तो 36 का 5 गुना भाजक है, यानी 36 पंचे 180, 180 फीट हो गया। अब मुझे भागफल को सेट करना है, तो भागफल भाजक के अकॉर्डिंग सेट होगा, क्योंकि भाजक और भागफल का आपको रिलेशन दिया गया है। भाजक भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है भाजक, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका 12 गुना होगा 80। तो 12 गुना किसका होता है भाई, एक सेकंड, 12 गुना किसका होता है 15 का 12 गुना होता है 180। तो यहाँ भागफल की जगह पे क्या रख देंगे 15। सारी वैल्यू गुणा करके जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। लास्ट में जीरो है तो जीरो बना रहेगा। 15 8 120 की जीरो हासिल 12, 15 का नंबर 15, 15 12 होता है 27, और 2700 में 36 जोड़ दूंगा तो जो नंबर निकल के आ रहा है वो 2736, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आज के 25 सवाल हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक, बेस्ट अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है कि 25 सवाल को हल करने का सबसे कम समय में क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, आपने क्या तरीका अपनाया, आपको कितना समय लगा, ईमानदारी से ये आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है, मैं वेट करूंगा आपके सारे कमेंट्स का। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव हो सकता है, अभी आप इसको बताएंगे। किस चैप्टर में आपको समस्या है, यदि कोई स्पेशल चैप्टर में समस्या होगी तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसको 25 क्वेश्चन के माध्यम से उस चैप्टर को हम लोग क्लियर कर लेंगे। मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, ये सारे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, अगर उनमें आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 25 क्वेश्चन के माध्यम से वो सारे सवाल परीक्षा के पहले आपके सामने होंगे, और परीक्षा में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो यहाँ पे आप 15 दिन की सीरीज में आप यहाँ पढ़ के जाएंगे वही सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। एसएससी जीडी प्लस टेट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ये 15 दिन लगातार चलने वाला है, इसमें कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, तो आपका एक ही काम है, वीडियो को एंजॉय करना है, अच्छे से सीखना है, और प्रत्येक बच्चा 2 नए बच्चे को जोड़ेगा। क्लियर है, जिससे ये मैक्सिमम रीच तक, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो हमने फ्री एजुकेशन का जो मुद्दा उठाया है ये आप ही सार्थक कर सकते हैं इसको। जब ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी लोगों तक पहुंचेगा और तभी इसका बेनिफिट होगा। क्लियर है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे कल की क्लास में 25 अच्छे सवालों के साथ जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।